लोग बदज़बानी से तज़लील हो गए, आप तो बदज़बानी से सिरमौर हो गए, यानी हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, आइए अब इन्हें सिंहासन और ताज से नवाज दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त दास्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, बात दिल्ली चुनाव की। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ कालकाजी सीट से अपने दिग्गज गालीबाज नेता रमेश विधुड़ी को उम्मीदवार बनाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर इन्होंने आतिशी को मात दे दी तो सत्ता मिलने पर बीजेपी इन्हें सीएम के पुरस्कार से भी नवाज सकती है। तो यही मौका है जनता के पास हिसाब किताब करने का, दिग्गज नेताओं को जांचने, परखने और आजमाने का। जी हां, अब बात विधुड़ी की करते हैं, जो एक गुर्जर हैं, ओबीसी समुदाय से आते हैं। इनके पास एलएलबी की डिग्री है, दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत का अनुभव है, संघ की शाखाओं में इन्होंने चरित्र, अनुशासन और नारी सम्मान की शिक्षा ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारत माता की जयकारा लगा रहे रमेश विधुड़ी जी की योग्यता को सुर्खियां तब मिली जब इन्होंने कालकाजी की सड़कों को लेकर सांसद प्रियंका गांधी के गाल की मिसाल पेश कर दी। यह मिसाल इतनी घटिया, इतनी बेहुदा थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को मामले में दखल देना पड़ा। जी हां, विधुड़ी जी की विवादित टिप्पणी पर सीईसी ने जो कहा उसे सुनिए जरा। आयोग ने कहा कि महिलाओं के बारे में गंदी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। यदि कोई ऐसा करता है तो यह शर्मनाक है और इसकी निंदा होनी चाहिए। आयोग ने आगाह किया कि अगर किसी ने हद पार की, बच्चों का उपयोग किया, महिलाओं के खिलाफ टिप्पणी की, तो हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। माताओं और बहनों के बारे में ऐसे बोलेंगे तो ये शर्मनाक होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ आयोग मामला भी दर्ज कराएगा। यानी बीजेपी के सीएम पद के दावेदार को आयोग ने तरीके से फटकार लगाई। विधुड़ी का मामला इतना क्यों गरमा रहा है, इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए देश में महिलाओं की स्थिति को बदलने का दावा कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर बोलते हुए मोदी जी देश की महिलाओं से वादा करते हैं कि नारी सम्मान और नारी की गरिमा उनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन जिस सीट पर आपकी उम्मीदवार मुख्यमंत्री आतिशी हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार अलका लांबा हैं, जिस सीट पर जगत जननी मां कालकाजी का दिव्य निवास है, तो फिर उस नारी शक्ति के केंद्र पर उन्होंने अपने सबसे बड़े गालीबाज नेता को टिकट क्यों दिया? क्योंकि जाहिर है बीजेपी को भरोसा था दोनों महिला उम्मीदवारों के खिलाफ विधुड़ी जी अपनी भाषा से नारी सम्मान और सामाजिक मर्यादा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और बीजेपी इसमें कामयाब भी हो गई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री आतिशी फपक फपक कर रो पड़ी और पूरी की पूरी बीजेपी वाह वाह कर उठी। दिल्ली के रोहिणी इलाके में दिया गया रमेश विधुड़ी का यह बयान मौके पर मौजूद उनकी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं को ही शर्म से पानी पानी कर गया। एक बेटी राजनीति और कुर्सी के लिए अपने बुजुर्ग पिता की दी गई ये गाली बर्दाश्त नहीं कर सकी। भावनाओं में वो भूल गई कि वो देश की राजधानी की सबसे ताकतवर महिला है, मुखिया है राजधानी प्रदेश दिल्ली की। आंखों में आंसू भरकर जब वो एक बदजबान इंसान के सामने गुहार लगा रही थी तो टूट गया पीएम मोदी का नारी सशक्तिकरण का सपना, वादा और दावा। ये हकीकत है, इसको समझिए, सोचिए। सुनिए मोदी जी के सूरमा विधुड़ी के बयान पर बिलखते हुए सीएम आतिशी ने क्या कहा। मैं रमेश विधुड़ी से कहना चाहती हूं, मेरे पिता जीवन भर शिक्षक रहे। उन्होंने हजारों गरीबों और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को पढ़ाया। अब वो 80 साल के हो गए हैं। अब वो इतने बीमार हैं कि बिना मदद के चल भी नहीं सकते। क्या आप चुनाव के लिए ऐसी गंदी बात करेंगे? वो इस स्थिति पर उत्तर आए कि एक बूढ़े व्यक्ति को गाली दे रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस देश की राजनीति इतनी नीचे गिर सकती है। जी हां, ये एक मुख्यमंत्री को अपना दर्द सुनाना पड़ रहा था।
बीजेपी के महान नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि सत्ता आती है जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का सम्मान रहना चाहिए। ऐसे में बीजेपी के सामने बहुत बड़ा सवाल है, जब वो सत्ता के लिए एक महिला मुख्यमंत्री की गरिमा को तार तार कर सकते हैं, तो फिर वोट की खातिर इनके कार्यकर्ता आम भारतीय महिलाएं वोटरों के साथ कैसा सलूक करते होंगे। याद कीजिए बंगाल का चुनाव, जब प्रधानमंत्री मोदी ने मंच में दीदी ओ दीदी कहकर ममता बनर्जी को तंज कसा था। महिला पर अपमानजनक कटाक्ष के ये ट्रेनिंग विदुरी जी ने अपने नेता से ही ली है। आइए अब आपको कुछ और मोदी जी के बयान याद दिला दें। शायद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको रट लिया है, सियासत की संजीदगी को सड़क छाप बना दिया है। चुन चुन कर मारेंगे, घर में घुस घुस कर मारेंगे, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। पताल से निकाल कर मारूंगा, संदर्भ और प्रसंग जो भी रहा हो, भले ही वो किसी बात को महिमा मंडित करने के पेश कर रहे हों, लेकिन देश का सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की गरिमा और पान की दुकान में खड़े व्यक्ति की भाषा में कुछ तो अंतर होना चाहिए। जी हां, साल था फरवरी 2017। मोदी जी ने कहा था कब्रिस्तान बनेगा या शमशान। शशि थरूर पर टिप्पणी करते हुए कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। सीएए आंदोलन के समय कहा था मेरे पुतले की चाहे जितने भी जूते मारो। सोचिए, इस देश के युवा प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलते हैं, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, और इसी का नतीजा है कि रमेश विधुरी ने एक बार सांसद की गरिमा को तहस नहस कर दिया था। वो दिन आपको याद होगा। याद कीजिए, नई संसद की शुरुआत के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। मोदी जी ने कहा था भवन बदला है तो भाव भी बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा था कि सांसदों के व्यवहार को लेकर आश्वासन देता हूं, लेकिन 3 दिन के भीतर ही पीएम की पहल को विधुरी ने तहस नहस कर दिया था, मिट्टी में मिला दिया था। जी हां, 21 सितंबर को नई संसद के चौथे दिन चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी पर बोलते बोलते रमेश विधुरी ट्रैक से ही भटक गए थे। 107 सेकंड उन्होंने चंद्रयान पर बोला, फिर अगले 1 मिनट तक धारा प्रवाह गालियां बकीं। 1 या 2 नहीं बल्कि 11 गालियां दी और संसद के पटल पर अपनी गाली देने की विशेषता हुनर जमकर प्रदर्शित किया। बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ बोलते हुए विधुरी ने ना तो सदन की मर्यादा का ख्याल रखा, ना तो दूसरे सांसदों की गरिमा का। यही नहीं, उनके एक साथी ने उन्हें यह कहकर उकसाया कि थोड़ा दुर्योधन पर भी बोलिए। तब उन्होंने केजरीवाल के खिलाफ भी जमकर अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। इस दौरान विधुरी की भाषा इतनी घटिया और वाहियात थी कि उनके छिछले बयानों को संसद ने रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं समझा और हटा दिया। आपको लगता होगा उस दौरान वहां बीजेपी के सांसद खुद पर शर्मिंदा हुए होंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। उनके साथियों ने मेज थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया था। इंटरनेट पर वो तस्वीरें आज भी मौजूद हैं जब वो गालियां बक रहे थे और उनके पीछे बैठे 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री हंस हंस कर लोटपोट हो रहे थे। जी हां, संघ के अनुशासन की भट्टी से निकले विधुरी जी की भाषा ही बेलगाम नहीं है। जून 2024 का उनका शारीरिक बल और शक्ति का भी एक वीडियो आप इंटरनेट पर देख सकते हैं, जब छतरपुर जल बोर्ड के दफ्तर के सामने उन्होंने बीजेपी का झंडा गाड़ दिया था और इस झंडे के तले उनके गुंडों ने जल बोर्ड के दफ्तर को पूरी तरह तोड़ फोड़ दिया था। ऐसा लगता है गाली गलौज की बीजेपी की इस परंपरा में ऊपर से लेकर नीचे तक सब सिद्धस्त है। इंटरनेट पर 2022 का नोएडा के उमेश सोसाइटी का वीडियो खोजिए, आपको देखेंगे बीजेपी के स्थानीय नेता श्रीकांत त्यागी कैसे एक महिला से बदतमीजी कर रहे हैं, जिसके कारण त्यागी जी को 72 दिन जेल में गुजारने पड़े थे। आपको हम जनवरी 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में एक रैली में मॉडल टाउन से बीजेपी उम्मीदवार रहे कपिल मिश्रा ने क्या नारा लगाया था वो भी याद दिला दें। देश के गद्दारों को जूता मारो डैश डैश डैश, क्योंकि हम बोल नहीं सकते। इस बार कपिल मिश्रा को बीजेपी ने करावल सीट से अपना योग्य उम्मीदवार बनाया है।
फिर इस नारे को जब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रिठाला की रैली में बुलंद किया तो इसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में देश को सुर्खियां दिलाईं। रैली में गोली की बात करने वाले अनुराग ठाकुर बाद में संसद में गाली पर उतर आए जब उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा था, ओबीसी जनगणना की बात बहुत की जाती है माननीय सभापति जी, लेकिन जिसकी जाति का गी का पता ना हो वो गणना की बात करता है। पीएम मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर उनकी गालीबाजी को मान्यता प्रदान की थी। ये सच है। सोचिए क्या संदेश देना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। बीजेपी में योग्यता का मतलब क्या यही रह गया है, जो जितना बड़ा गालीबाज होगा वो उतना बड़ा दावेदार होगा। द स्वतंत्र जो आपके सामने ये पेश कर रहा है, ये तर्कों के साथ पेश कर रहा है। जी हां, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। वही प्रवेश वर्मा जिन्होंने 2019 में दिल्ली में यूपी महोत्सव में इतनी गालियां बकीं कि प्रवेश वर्मा को अपना भाषण पूरा करने का मौका ही नहीं मिला। अधिकारियों के खिलाफ भी इनकी गालियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। बीजेपी नेता और गाली गलौज का साथ सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। कर्नाटक के मंत्री लक्ष्मी हेबालकर के खिलाफ बेहद ही अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर एमएलसी सीट के रवि हवालात की हवा खा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बेबाकी के कहने ही क्या हैं। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और जहां जहां बीजेपी की सत्ता है, जहां नहीं है वहां भी बीजेपी के नेता भाषा की मर्यादा में मोदी और योगी का ही अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। ये सब हकीकत है, लेकिन हमारा मानना है कि लोकतंत्र में तल्खी जमकर होनी चाहिए। यहां जमकर चले व्यंग बाण, आरोप प्रत्यारोप भी खूब हों, लेकिन दुर्भावना, घृणा और नफरत ना पनपने पाए। विपक्ष पर वार करने की धुन में पद, व्यक्तित्व और देश की गरिमा और मर्यादा ना खोई जाए। संविधान का सम्मान बना रहे। आइए अमृत काल को गालीबाजों से मुक्त करें, दुश्मनी जमकर करें, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर आएंगे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।